हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारत के जो संविधान में संबंधित प्रावधान हैं उनके बारे में। बट ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रावधान हम आज बात कर रहे हैं वो शिक्षा से संबंधित हैं। केवल शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। जो मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मूल कर्तव्यों में शामिल हैं, ऐसे अधिकार जो शिक्षा से संबंधित हैं और मूल अधिकारों से जुड़े हुए हैं, नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए हैं और मूल कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं, उनकी हम आज बात करेंगे। तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं यूपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए भी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्र में शेयर करना न भूलिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है आज मूल अधिकार में अनुच्छेद नंबर है आपका 21A। अनुच्छेद 21A क्या कहता है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की यह बात करता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 21A मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की अधिकार की यह बात करता है। इसमें क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 21A में। यह 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। पूछा जा सकता है 86वां संविधान संशोधन कब आया था? 2002 में आया था, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(4) यानी कि 15 की बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? राज्य को जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के जो लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान इसमें बताया गया है। तो अनुच्छेद 15(4) यानी कि 15 में क्या बताया गया है? राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो है पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया है शिक्षा से संबंधित। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 29 और 30 की बात करें तो 29 और जो 30 है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है। इसमें क्या कहता है? देखिए, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है 29 और 30 में, याद रखिएगा। अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान को स्थापित और संचालित कर सकते हैं इस अनुच्छेद के तहत। दोस्तों, अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों में तो अनुच्छेद 41 को ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है? शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने का इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 41 में शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने का। उसी तरह से अनुच्छेद जो 45 है नीति निर्देशक तत्वों में, ये प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है। बालकों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का भी इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं, यानी कि जो आपका अर्ली चाइल्डहुड वाला जो आता है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उस पर जो है 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 46 जो होता है वो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जो अन्य कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक सुरक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 46 में, याद रखिएगा। दोस्तों, तीसरा है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्यों में अगर हम अनुच्छेद 15 की बात करें, 15A की बात करें तो इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करे। तो यह हर एक नागरिक का कर्तव्य है अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 15A के तहत कि वह 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करे। दोस्तों, अगर हम फोर्थ बात करें संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की, तो ये 7वें अनुसूची में है। तो इसमें पहले आते हैं आपकी समवर्ती सूची। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है इसके अंतर्गत, जिसमें क्या होगा? केंद्र और राज्य दोनों जो हैं शिक्षा पर कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में, याद रखिएगा। 7वें अनुसूची के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन में समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों जो हैं शिक्षा पर कानून बना सकते हैं। 5वें हैं आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हैं। तो हम बात करते हैं 42वें संशोधन की बात, जो कि 1976 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था शिक्षा को? याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। और कब किया गया था? 1976 में, याद रखिएगा।
दोस्तों अगला जो संविधान संशोधन है 46वां है, 86वां संविधान संशोधन है शिक्षा से संबंधित। कब आया था? 2002 में, याद रखिएगा। इसमें क्या कहा गया? इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, याद रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 में के अनुसार जो था अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। तो 21A क्या कहता है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, याद रखिएगा। 21A अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 21A जो होता है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की अधिकार प्रदान करता है। यहाँ अधिकार वर्ड है, ध्यान रखिएगा। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करना 21A के तहत है। और ये कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। दोस्तों अब हम शिक्षा से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान की बात करते हैं। तो वो प्रावधान है आपका आरक्षण संबंधी प्रावधान। तो 15(5) में कहा गया है शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए इसमें आरक्षण की बात कही गई है 15(5) में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 340 में, तो अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए इसमें विशेष प्रावधान की बात कही गई है। दोस्तों अगर हम अन्य प्रावधानों की बात करें तो अन्य प्रावधान में अनुच्छेद 243G याद रखिएगा। तो 243G क्या कहता है? ग्राम पंचायतों को शिक्षा का प्रबंधन सौंपने का इसमें प्रावधान कहा गया है। तो याद रखिएगा 243G में ग्राम पंचायत जो है वो शिक्षा का प्रबंधन जो है कर सकते हैं, इसका वो प्रावधान इसमें किया गया है 245G के अंतर्गत। अनुच्छेद 350A इसमें क्या कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा, जो अल्पसंख्यक हैं भाषाई आधार पर, तो उनकी जो मातृभाषा में जो है सुरक्षा शिक्षा जो है उनको दिए जाने की सुविधाएं है अनुच्छेद नंबर 350A में कही गई है ये बात। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की, तो इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं संविधान में? तो एक पहला है आपका 350B। इसमें क्या कहा गया? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्ति किया जाए। कहने का मतलब कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाए। उसके बाद अनुच्छेद 30(1)A में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थाओं की संपत्ति का संरक्षण करने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं अगर उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थान खोल रखे हैं तो अपने जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी संपत्ति का संरक्षण करने का उनको अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 30(1)A के तहत। दोस्तों एक अनुच्छेद है 261 क्या कहता है? जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं अगर उनके द्वारा डिग्री प्रदान की जाती है तो पूरे देश में क्या होगी? मान्य होगी। तो ये अनुच्छेद 261 के अनुसार है। दोस्तों अगर हम समानता का अधिकार और शिक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार की भी बात कही गई है, यानी कि हर व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करने में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये अनुच्छेद नंबर 14 के तहत कहा गया है। तो याद रखिएगा समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा गया है कि जो शिक्षा जो है प्राप्त करने में कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अनुच्छेद है 16 को, यानी कि 16(1) में क्या कहा गया है कि सार्वजनिक जो रोजगार के अवसर है यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह, तो उसमें क्या है समानता का अधिकार जो है बात कही गई है। तो सार्वजनिक जो रोजगार के अवसर में समानता का अधिकार शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो यानी कि सभी को जो है समान अवसर दिए जाएंगे, कहने का मतलब है। दोस्तों संविधान का 93वां संशोधन भी याद रखिएगा 2005 में है ये। निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए जो है यहाँ पर आरक्षण भी प्रावधान है, आरक्षण का भी इसमें प्रावधान है। जो निजी शैक्षणिक संस्थान हैं संविधान के 93वें संशोधन में ये बात कही गई है। 2005 में ये आया था संविधान का 93वां संशोधन। नेक्स्ट है शिक्षा पर पंचायती राज और नगर पालिका का भी इसमें प्रभाव रहा है। अनुच्छेद 243G में आपको पहले बता चुका हूँ, और 243W भी है, पंचायतों से संबंधित और नगर पालिकाओं से संबंधित है ये। इनमें शिक्षा संबंधी ये योजनाएं और शिक्षा जो संस्थाएं हैं उनका भी ये प्रबंधन कर सकते हैं, इसका अधिकार दिया गया है 343G के तहत पंचायतों को और 343W के तहत नगर पालिकाओं को। बात करते हैं बाल श्रम और शिक्षा की, तो अनुच्छेद नंबर 24 जो होता है वो बाल श्रम का निषेध करता है, याद रखिएगा।
बाल श्रम का निषेध यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक उद्योग में या कार्य करने की इसमें अनुमति नहीं देता है यहाँ पर। तो अनुच्छेद नंबर 24 याद रखिए, बाल श्रम निषेध से संबंधित है 14 वर्ष से कम आयु के लिए। दोस्तों, शिक्षा का संवैधानिक महत्व यानी कि समग्र दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें समान शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटी एक्ट आया था 2009 है और लागू जो हुआ था 2010 से हुआ था 1 अप्रैल। तो उसके तहत जो है 21A भी लाया गया था। तो 21A के तहत बनाए गए इस अधिनियम ने शिक्षा को कानूनी रूप से बाध्यकारी भी बनाया। याद रखिएगा, 21A के तहत जो है आरटी एक्ट अधिनियम को जो है शिक्षा को इसने क्या बनाया, आरटी एक्ट ने शिक्षा को क्या बनाया, कानूनी रूप से बाध्यकारी भी बनाया था। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। सरकारी, इसमें कहा गया कि सरकारी और जो गैर सरकारी स्कूल हैं उसमें 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का इसमें प्रावधान है। तो अगर आपको आरटी एक्ट से संबंधित जो है कुछ धाराएं और इससे संबंधित विस्तृत डिटेल चाहिए तो आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी, आप देखिए उसमें से। दोस्तों, हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 क्या है। नागरिकों को भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार। ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रह सके। यह अधिकार विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सहायता करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 29 में 2 में क्या कहा गया है कि राज्य के द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के समय किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, भाषा, लिपि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये अंतर समझिएगा। 29(2) में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान में अगर प्रवेश लेना है तो उसमें आपको क्या कहते हैं, धर्म, जाति, भाषा, लिपि के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 29(a) में कहा गया है कि कोई भी नागरिक जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रह सकता है, खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं वो तो रख ही सकते हैं। अब हम 29 और 30 में अंतर भी समझ लेते हैं। 29 में भी हमने बताया था कि भाषा, लिपि और संस्कृति के माध्यम से संस्कृति को संरक्षित वो कर सकता है, सभी नागरिकों पर ही लागू होता है। और जो 29 में हमने ये पढ़ा था ख वाले में कि शैक्षणिक संस्थानों में जो है कोई भी आपको कहते हैं धर्म, जाति, भाषा, लिपि के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा एडमिशन के टाइम पर। उसके बाद अनुच्छेद जो 30 है वो क्या कहता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रबंधित करने का अधिकार होगा। तो ये अंतर है 29 और 30 में। 29 में भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है और जबकि 30 में क्या करता है, धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनको प्रबंधित करने का भी अधिकार देता है, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों पर ये लागू होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा था संवैधानिक जो प्रावधान थे शिक्षा से संबंधित। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा इनको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।